नमस्कार। 19वीं सदी का भारत, जरा सोचिए। एक ऐसा दौर था वो जब हमारा समाज एक बहुत बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था। ये वो समय था जब कुछ गिने-चुने लेकिन बहुत साहसी सुधारकों ने सदियों से चली आ रही कुप्रथाओं को चुनौती देने का फैसला किया, और ये जानते हुए भी कि उन्हें समाज से निकाल दिया जाएगा या शायद जान से भी मार दिया जाएगा। तो चलिए आज इसी असाधारण कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में एक अकेला इंसान पूरे समाज को बदल सकता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी आता है ना? कि क्या एक आवाज में इतनी ताकत हो सकती है? तो आगे जो कहानियां हम देखने वाले हैं, वो इन्हीं कुछ दृढ़ निश्चय वाले लोगों के जबरदस्त असर को और अच्छे से बताएंगी। सुधार की इस लहर में जो पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी, वो थी सती प्रथा। आप सोच कर देखिए, एक युवा महिला जिसका जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है, उसे उसके पति के मृत्यु के बाद उसी की चिता पर जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया जाता था। ये एक भयानक, एक बहुत ही डरावनी प्रथा थी, और ये पहली बड़ी सामाजिक कुरीति थी जिसे सुधारकों ने कानूनी तौर पर चुनौती दी। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? इस प्रथा को खत्म कैसे किया गया? दरअसल ये एक भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय और एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बीच एक बिल्कुल अप्रत्याशित गठबंधन का नतीजा था। इन दोनों के लगातार प्रयासों की वजह से ही साल 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाला कानून पास हो पाया, और ये एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक लेकिन था। इस कानून का एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। जरा सोचिए, एक महिला जिसने अभी अभी अपने पति को खोया है, उसे उसके अपने ही परिवार और ससुराल वाले छोड़ देते हैं। तो हुआ ये कि सती प्रथा पर रोक लगने से एक नई सामाजिक समस्या खड़ी हो गई। जो औरतें सती होने से बच जाती थीं, उन्हें विधवा कहा जाता था, और उन्हें अक्सर उनके मायके और ससुराल दोनों ही घरों से बेसहारा करके निकाल दिया जाता था। और फिर इस मुश्किल का हल लेकर आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कहते हैं कि विद्यासागर ने एक बार एक युवा विधवा को देखा था जिसे उसके ससुराल वाले बहुत सता रहे थे। बस उसी एक घटना ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए लड़ने की प्रेरणा दी, और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था 1856 में पास हुआ हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसने विधवाओं को एक नई जिंदगी शुरू करने का कानूनी हक दिया। लेकिन अब जो मैं आंकड़ा बताने वाला हूं, वो सच में चौंकाने वाला है। कानून तो बन गया, लेकिन समाज में विधवा विवाह को लेकर इतनी गहरी नफरत थी कि कानून बनने के बाद पहले 5 सालों में सिर्फ 25, जी हां, सिर्फ 25 विधवाओं का ही पुनर्विवाह हो पाया। तो ये नंबर हमें बताता क्या है? ये यही बताता है कि सामाजिक कलंक की जड़ें कितनी गहरी थीं, और सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे मोर्चे की बात करते हैं जहां समाज सुधार की एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां किसी का जन्म ही उसकी पूरी जिंदगी का फैसला कर देता था। ये लड़ाई थी जाति व्यवस्था और दास प्रथा के खिलाफ। मतलब ये मानवीय गरिमा के लिए एक संघर्ष था। और इस लड़ाई के एक सबसे बड़े योद्धा थे महात्मा ज्योतिबा फुले। फुले जी खुद एक निचली कही जाने वाली जाति से आते थे, और उन्होंने जाति आधारित भेदभाव का जो दर्द था वो बचपन से सहा था। शायद इसी अनुभव ने उन्हें 1873 में सत्यशोधक समाज बनाने के लिए प्रेरित किया। इसका सीधा साधा एक ही मकसद था, दलितों और निचली जातियों के लोगों को उनके सामाजिक अधिकार दिलाना और इस भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकना। अच्छा, यहीं पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। नौकर और दास में आखिर फर्क क्या है? सोचिए, कोई पैदा होते ही किसी की संपत्ति बन जाए, जिसे खरीदा जा सके, बेचा जा सके, जिसके साथ कुछ भी किया जा सके। ये एक दास की जिंदगी थी। नौकर तो अपनी मर्जी से काम करता है, चाहे तो नौकरी छोड़ भी सकता है, लेकिन दास, जिसे गुलाम भी कहते थे, वो तो एक सामान की तरह था, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी वेतन और बिना किसी अधिकार के काम करने पर मजबूर किया जाता था। समाज सुधार की तरफ एक और बहुत बड़ा कदम तब उठाया गया जब साल 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासन में पूरे भारत में दास प्रथा को आधिकारिक तौर पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे सुधार के तीसरे और शायद सबसे शक्तिशाली हथियार की, और वो थी शिक्षा। 19वीं सदी में एक महिला का पढ़ना लिखना, ये तो लगभग अनसुनी बात थी,
और शिक्षा के जरिए एम्पावरमेंट की जो सबसे प्रेरणादायी कहानी है वो है भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले निचली जाति से थीं। उनके पति ज्योतिबा फुले ये पक्के तौर पे मानते थे कि शिक्षा ही वो एकमात्र तरीका है जिससे महिलाओं और निचली जातियों के लोगों को मजबूत बनाया जा सकता है। उस जमाने में एक पति अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था जो उस समय की सामाजिक सोच के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं तो समाज के कुछ लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे और यहां तक कि गोबर भी फेंकते थे, सिर्फ इसलिए कि एक महिला, और वो भी एक निचली जाति की, पढ़ने की हिम्मत कर रही थी। लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी और यहीं पर उनका जो अटूट हौसला था वो देखने को मिलता है। रोज रोज के इस अपमान का सामना करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। वो अपने साथ थैले में एक दूसरी साड़ी लेकर जाती थीं ताकि स्कूल पहुंचकर अपने गंदे कपड़े बदल सकें। वो अपने ऊपर हमला करने वालों से कहती थीं, तुम मुझ पर पत्थर फेंक सकते हो पर मेरी पढ़ाई नहीं रोक सकते। तो आखिर में बात यह है कि उनकी इसी अकेले के साहस ने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही घर में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो इन शुरुआती जीतों के बाद अब कहानी उन सुधारकों की है जिन्होंने इस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी की। उन्होंने महिलाओं के कल्याण और शिक्षा के लिए ऐसी संस्थाएं बनाई जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर डाल रही हैं। इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम है महर्षि धोंडो केशव कर्वे का। कर्वे जी खुद उन पहले ब्राह्मणों में से थे जिन्होंने एक विधवा से शादी की थी। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम किया। 1896 में उन्होंने उन विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला जो दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। फिर 1916 में उन्होंने भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया और समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो देखिए, एक तरफ तो लोग अपनी कोशिशें कर रहे थे और दूसरी तरफ कानून भी बदल रहा था। 1854 के वुड्स डिस्पैच में पहली बार महिला शिक्षा की वकालत की गई, जिससे लड़कियों के लिए स्कूल बनने शुरू हुए। और फिर 1930 में आया शारदा अधिनियम, जिसने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 और लड़कों की 18 साल तय कर दी, जिससे लाखों लड़कियों को पढ़ने और अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। तो एक बार फटाफट इन सारी कानूनी जीतों पर नजर डालते हैं। सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, विधवा पुनर्विवाह कानून आया 1856 में, दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में और बाल विवाह को रोकने वाला शारदा अधिनियम आया 1930 में। इन सब पर नजर डालें तो सोचने वाली बात है कि इनमें से कौन सा सुधार सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। और आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल कि इन समाज सुधारकों के संघर्षों का, उनकी हिम्मत और उनकी विरासत का आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मतलब है, और उससे भी बड़ा सवाल कि हम उनकी इस विरासत को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ये वो सवाल है जो हमें ये याद दिलाता है कि एक बेहतर समाज बनाने की जो लड़ाई है वो आज भी जारी है।